हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये एसएसटी से रहने वाली है। और इस क्लास में हम ज्योग्राफी और पॉलिटिकल के 20 प्रश्नों को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। और ये जो 20 प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इसलिए आप क्लास को शुरू करने से पहले अपने पास एक कॉपी और पेन जरूर रखें। कुछ चीज़ें अगर यहाँ से नोट करने लायक अगर आपको लगें तो कुछ चीज़ों को ज़रूर नोट करें। और साथ में ये भी देखें कि हम इस क्लास में 20 प्रश्न कर रहे हैं तो 20 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। ऐसा करने से आप अपनी तैयारी का स्वयं से मूल्यांकन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के लिए पहला प्रश्न। ठीक है, तो आज के लिए जो पहला प्रश्न रहने वाला है वो है विषुव किसे कहते हैं। हो सकता है ये प्रश्न आपको नया लगे हैं, लेकिन ये प्रश्न पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न में हम इससे संबंधित जो अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सारे तरीके भी जानने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्लास में धैर्य बना के रखना है। हम मान लो कि इस क्लास में 20 प्रश्न करने वाले हैं तो उसे आप मात्र 20 प्रश्न ना समझें, क्योंकि हम चारों के चारों ऑप्शन को क्या करते हैं, बहुत अच्छे से परिभाषित करते हैं कि उनसे अगले बार किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो कम से कम आपके 20 के 4 गुना, आप कह सकते हैं कितने, लगभग 80 प्रश्न से 100 प्रश्न हम क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपको बस क्लास में धैर्य बना के रखना है। आइए समझते हैं कि विषुव किसे कहते हैं। तो विषुव को समझने के लिए हमें पहले ऋतु परिवर्तन या ऋतु के बारे में क्या होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि विषुव को समझने के लिए हमें ऋतु का ज्ञान होना चाहिए, और ऋतु के ज्ञान होने के लिए हमें पहले पृथ्वी की गतियां, कि पृथ्वी कितने प्रकार की गतियां करती है। तो पृथ्वी 2 प्रकार की गतियां करती है, और वो 2 प्रकार की गतियां कौन कौन सी होती है। एक होती है घूर्णन गति, ठीक है, और दूसरी होती है परिक्रमण गति, परिक्रमण गति। ठीक है, तो एक घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। ये भी पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। और परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी पर क्या होते हैं, ऋतु परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो हमने समझा कि जो ऋतु परिवर्तन है वो कैसे होते हैं, तो परिक्रमण गति के कारण होते हैं। लेकिन विषुव तक हम फिर भी नहीं पहुंचे। अब हम विषुव तक पहुंचने वाले हैं कि जो परिक्रमण गति है, परिक्रमण गति का मतलब क्या हो जाएगा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, उसे परिक्रमण गति कहते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उस स्थिति में क्या है, जो पृथ्वी की स्थिति है वो भी बदलती रहती है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात करें किसकी, 21 जून की। ठीक है, ये वाली जो स्थिति है 21 जून को क्या होता है, 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। और जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, ऐसे में सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी कहां पड़ती है, वो कर्क रेखा पर पड़ती है। और जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है तो इस समय उत्तरी गोलार्ध में फिर क्या होंगे, गर्मियां होंगी। ठीक है, और इस अवस्थिति को क्या कहते हैं, इसे उत्तरी अयनात कहते हैं। और उत्तरी अयनात की जो स्थिति है वो कब होती है, तो वो 21 जून को होती है। ठीक है, यहां से भी आपको अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, अब हम इसके ठीक विपरीत जाते हैं। इसके ठीक विपरीत होगा कब, 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर वाली स्थिति को जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो दक्षिणी गोलार्ध है, यहां पर उत्तरी गोलार्ध था और यहां पर दक्षिणी गोलार्ध पृथ्वी की ओर झुका होता है। और दक्षिणी गोलार्ध पृथ्वी की ओर झुके होने के कारण सूर्य की किरणें सीधी कहां पर पड़ती है, मकर रेखा पर पड़ती है। ठीक है, और मकर रेखा पर पड़ने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में अभी क्या होंगे, गर्म दिन होंगे और दिन बड़े भी होंगे। और उत्तरी गोलार्ध में ठीक इसके विपरीत होगा। ठीक है, और इस स्थिति को क्या कहते हैं, या इस अवस्थिति को क्या कहते हैं, इसे दक्षिणी अयनात कहते हैं। ठीक है, तो पेपर में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि विषुव किसे कहते हैं, तो जब सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर पड़ती है, उस स्थिति या उस अवस्थिति को क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे विषुव कहते हैं। और ये स्थिति कब होती है, तो ये साल में 2 बार, 21 मार्च और साथ में 23 सितंबर को क्या होता है, सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर पड़ती है। इस स्थिति में
पृथ्वी पर दिन और रात की जो अवधि होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। और जब पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है, इस स्थिति को ही क्या कहते हैं, इसे ही विषुव कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको विषुव अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विषुव किसे कहते हैं, कि जब पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है, या जब सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ती है, पृथ्वी पर पड़ती है या भूमध्य रेखा पर पड़ती है, तो उस स्थिति में क्या होता है, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। और वो कब होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये चीजें क्या आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। और यहां से लगभग 5 से 6 प्रश्न भी आपको क्या होंगे क्लियर हो गए होंगे, या बहुत चीज़ों से संबंधित आपके टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम ऑप्शन की बात करें तो सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती है और पृथ्वी पर दिन और रात की जो अवधि है वो क्या होती है, बराबर होती है। इस स्थिति या इस अवस्थिति को ही क्या कहते हैं, हम विषुव कहते हैं। ठीक है, और ऑप्शन बी है कि सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है, तो सूर्य की किरणें जब सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है, इस स्थिति को क्या कहते हैं, इसे उत्तरी अयनात कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, उत्तर अयनात कहते हैं। ठीक है, और ये स्थिति कब आती है, तो ये 21 जून को आती है। ये हमने अभी यहां पर समझा भी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें अगले ऑप्शन की, कि सूर्य की किरणें सीधी मकर रेखा पर कब पड़ती है, तो कब पड़ती है, 22 दिसंबर, और इस स्थिति को क्या कहते हैं, इसे दक्षिण अयनात कहते हैं। ठीक है, और यहां से भी पेपर में प्रश्न पूछा गया है, दक्षिण अयनात और उत्तरी अयनात से भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और विषुव से भी पेपर में प्रश्न पूछा गया है। और यह भी प्रश्न पूछा गया है कि ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होते हैं, परिक्रमण गति के कारण। और पृथ्वी पर दिन और रात किस गति के कारण होते हैं, तो घूर्णन गति के कारण। यहां से आपको अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और इन सब के बारे में जो हमारी एप्लीकेशन है, जहां पर हम थ्योरी क्लासें कर रहे हैं, तो वहां पर ये टॉपिक हमने बहुत अच्छे से समझा भी दिए हैं। ठीक है, और उनको जो साथी हमारे साथ एप्लीकेशन पर जुड़े हैं, उन्हें इन प्रश्नों को करने में मजा आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी थ्योरी हमने पढ़ ली है। अगला प्रश्न है, उपसौर और अपसौर की स्थिति होती है। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं कि 3 जनवरी और 4 जुलाई। ऑप्शन है 4 जुलाई और 3 जनवरी। ऑप्शन है 21 मार्च और 22 दिसंबर। ऑप्शन है 21 जून। तो थोड़ा सा पहले हम समझेंगे कि ये उपसौर क्या होता है और अपसौर क्या होता है। जब हमारी पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है, तो उसकी स्थिति और अवस्थिति क्या होती है, बदलती रहती है। ठीक है, तो ये सूर्य हो जाएगा। ठीक है, ये सूर्य हो जाएगा। और जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाती है, वो दीर्घवृत्ताकार पथ पर लगाती है। ठीक है, इस प्रकार से क्या करती है, दीर्घवृत्ताकार पथ पर क्या करती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। एक बार पृथ्वी कहां पर, यहां पर होंगी, और एक बार पृथ्वी यहां पर होंगी। इस प्रकार से क्या करती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ठीक है, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम मतलब कम से कम दूरी हो, उस स्थिति को क्या कहते हैं, उस स्थिति को उपसौर कहते हैं। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है, उस स्थिति को क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। अगर हम बात करें कि ये उपसौर कब होता है, 3 जनवरी, और अपसौर कब होता है, तो ये 4 जुलाई को। ठीक है, और उपसौर वाली स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, उस समय 14.7 करोड़ किलोमीटर रहती है। मतलब जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, उस समय भी कितनी दूरी होती है, तो 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। और जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, तो कितनी होती है, 15.7 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो यहां से आपको अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब
पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी पर होती है उस स्थिति को क्या कहते हैं, अपसोर कहते हैं। ठीक है, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है या सीधा पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि अपसोर वाली स्थिति कब होती है, तो 4 जुलाई को होती है। ठीक है, और इसी प्रकार से उपसोर वाली स्थिति कब होती है, तो 3 जनवरी को होती है। यहां से आपको अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे, ऑप्शन को एक बार देख लेंगे। 21 जून, तो 21 जून वाला हमने समझा था कि 21 जून को क्या कहते हैं, इसे उत्तरी अयनात कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि 4 जुलाई और 3 जनवरी, ठीक है, ये बातें तो सही है लेकिन इन दोनों के संदर्भ में ये उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि उपसोर कब होता है, 3 जनवरी, और अपसोर कब होता है, तो 4 जुलाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। उपसोर वाली स्थिति में पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है और अपसोर में क्या होती है, पृथ्वी सूर्य के सबसे दूरी पर होती है या अधिकतम दूरी पर होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आइए समझते हैं। सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योग का वितरण दर्शाने वाले मानचित्र हैं। हमें यहां पर कितने, 3 मानचित्र दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं या मानचित्र से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मानचित्र की अगर हम बात करें तो मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं और वो 3 प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे। पहला हो जाएगा कि भौतिक मानचित्र, और भौतिक मानचित्र को ही उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। और एक बार सीधा सीधा पेपर में इतना आसान प्रश्न पूछ दिया जाता कि उच्चावच मानचित्र को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो भौतिक मानचित्र। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो भौतिक मानचित्र है, भौतिक मानचित्र में हम किन चीजों को दर्शाते हैं, तो भौतिक मानचित्र में हम जैसे पर्वत, पठार, मैदान और नदियां, ठीक है, इस प्रकार की जो भौतिक चीजें हैं उन्हें हम भौतिक मानचित्र में दिखाते हैं। और अगला हो जाएगा राजनीतिक मानचित्र। तो राजनीतिक मानचित्र में हम क्या दिखाते हैं, 2 देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को और फिर देश के अंदर राज्यों की जो राज्य सीमाएं हैं और राज्यों के अंदर फिर जो जनपद या डिस्ट्रिक्ट है उनकी सीमाएं हैं। ठीक है, तो राजनीतिक मानचित्र में हम क्या दर्शाते हैं, सीमाओं को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये राजनीतिक मानचित्र हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं, तो थीमेटिक मानचित्र में हम कुछ विशेष चीजों को दर्शाते हैं। जैसे सड़क, अगर हमें सड़कों को दर्शाना हो तो सड़कों को हम किस मानचित्र में दर्शाते हैं, तो थीमेटिक मानचित्र में। इसी प्रकार से वर्षा को भी थीमेटिक मानचित्र में दर्शाया जाता है, वन को भी थीमेटिक मानचित्र में दर्शाया जाता है और उद्योगों को भी थीमेटिक मानचित्र में दर्शाया जाता है। यानी उद्योगों का जो वितरण है वो किस मानचित्र में, तो थीमेटिक मानचित्र में, या वनों का जो वितरण है वो किस मानचित्र में, थीमेटिक मानचित्र में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहां से अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो ये हमारे द्वारा प्रश्न बनाया गया है, इसी प्रश्न को सीटेट में 3 से 4 अलग अलग बार यहां से प्रश्न पूछा गया। एक बार प्रश्न पूछा गया कि भाई सड़क मानचित्र को किस मानचित्र में दर्शाते हैं, एक बार प्रश्न पूछा गया कि वर्षा मानचित्र को किस मानचित्र में दर्शाते हैं और उद्योग मानचित्र को किस मानचित्र में दर्शाते हैं। तो अलग अलग प्रकार से यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और जितने भी प्रकार से पेपर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे तरीके हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इस प्रकार की डिटेल से क्लास चाहते हैं या थ्योरी क्लास चाहते हैं तो वो हमारे एप्लीकेशन पर कराई जा रही है। और एप्लीकेशन पर कैसे जुड़ें, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 980893, ठीक है, और 6634 पर आप हमें क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और वहां पर फिर आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर डिटेल में इन सब के बारे में क्लासें कराई जा रही है। ठीक है, यानी थ्योरी क्लासें कराई जा रही है। और जब हम एक बार थ्योरी क्लास ऐप पर देख लेते हैं और उसके बाद अगर हम प्रश्न करें तो आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं या बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न की अगर हम बात करें कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है कि सड़क, वर्षा और उद्योग, तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 4। ठीक है, और अगर हम बात करें कि जैसे हमने बताया कि थ्योरी की क्लासें हमारे ऐप पर चल रही है, उसकी फीस कितने रहने वाली है, तो पेपर टू एसएसटी, और एसएसटी में भी आपको सारे के सारे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट, सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया या इंग्लिश हो गया या संस्कृत हो गया,
ठीक है। ये चारों के चारों जो सब्जेक्ट है, यानी हम कह सकते हैं पेपर 2 ऑल सब्जेक्ट की जो हमारी फीस है वो 799 है। ठीक है, तो अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और उसमें डिटेल में हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 4 को समझते हैं। प्रधान दिग्बिंदु किसे कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको भी हम पहले थोड़ा सा क्या कर लेंगे, समझ लेंगे, मतलब कि प्रधान दिग्बिंदु किसे कहते हैं, और फिर हम ऑप्शन में आएंगे। या पहले हम अगर ऑप्शन देखें कि 4 मुख्य दिशाओं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को मिलाने वाले बिंदु को क्या कहा जाता है? प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। या प्रतीक को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है, या खाका को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है, या रेखा चित्र को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। तो अगर हम बात करें कि मुख्य रूप से दिशाएं कितनी होती है, तो मुख्य रूप से दिशाएं 4 होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? तो पूर्व और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण। हमें दिशाओं का ज्ञान भी ज्योग्राफी में होना जरूरी है, तभी अगर हमें दिशाओं का ज्ञान है तो हम इसके आधार पर भी कुछ प्रश्न क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 मुख्य दिशाएं होती है और 4 इनकी क्या होती हैं, उपदिशाएं भी होती है। इनकी क्या होती है, उपदिशाएं भी होती है। अगर हम बात करें कि ये कौन सी दिशा होगी, तो अगर हम उत्तर में जा रहे हैं तो उत्तर पहले आएगा। ठीक है, उत्तर। अगर हम यहां पर भी उत्तर में ही जा रहे हैं तो उत्तर यहाँ पे भी पहले आएगा, और फिर अगर हम इधर उत्तर में पूरब की ओर जा रहे हैं तो उत्तर पूरब हो जाएगा, और उत्तर में अगर हम पश्चिम की ओर आ रहे हैं तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से दक्षिण में भी अगर हम कहाँ पश्चिम की ओर आ रहे हैं तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। इसी प्रकार से ये कौन सा हो जाएगा, दक्षिण और पूरब। तो 4 मुख्य दिशाएं होती है और साथ में 4 उनकी क्या होती है, उपदिशाएं भी होती है। तो अगर हम बात करें दिशाएं कितनी, 8 होती है, और 4 मुख्य और 4 उनकी उपदिशाएं होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्रधान दिग्बिंदु की, कि प्रधान दिग्बिंदु किसे कहते हैं, तो जो 4 दिशाएं हैं, मुख्य दिशाएं हैं, और इनको मिलाने वाला जो ये बिंदु है, इस बिंदु को ही क्या कहते हैं, प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब अगर पेपर में प्रश्न पूछा जाए तो आप गलत करेंगे ही नहीं। अगर इस चीज को हम रटने के माध्यम से करते तो हो सकता है पेपर में भूल भी जाते कि प्रधान दिग्बिंदु किसे कहते हैं। तो उत्तर हम कह सकते हैं कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं को मिलाने वाले बिंदु को प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इसी प्रकार से जो यहाँ पर ये दूसरे ऑप्शन है, इन दूसरे ऑप्शन से आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मानचित्र है, मानचित्र के कितने घटक होते हैं। ठीक है, मानचित्र के हम घटक को समझने वाले हैं कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं। तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो 3 घटक होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले हम दिशा की बात करेंगे कि मानचित्र में भाई दिशा का ज्ञान हमें होना जरूरी है। ठीक है, या मानचित्र में दिशा भी क्या है, मानचित्र का घटक है। और अगला हो जाएगा दूरी। ठीक है, दूरी भी मानचित्र का घटक है। और तीसरा हो जाएगा प्रतीक। ठीक है, प्रतीक भी क्या है, मानचित्र का घटक है। और चौथा ऑप्शन आपको क्या दिया जा सकता है, समय दिया जा सकता है ऑप्शन में कि बताइए कि निम्न में से कौन सा मानचित्र का घटक नहीं है। तो समय क्या नहीं है, मानचित्र का घटक नहीं है। और ये 3 क्या हो जाएंगे, मानचित्र के घटक हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि खाका किसे कहते हैं, कि जब हम एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर दिखाते हैं तो खाका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे की। और रेखा चित्र का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी को अपने घर के बारे में क्या बताएं, मैप बताएं कि भाई मेरा जो घर है वो चौराहे से आपको क्या करना है, 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा में आना है, और फिर वहाँ से राइट मुड़ जाना है। ठीक है, फिर वहाँ से राइट 2 किलोमीटर आगे आना है, फिर आप बताएंगे कि वहाँ से फिर सीधा पश्चिम दिशा में आना है, और फिर वहाँ से थोड़ा सा उत्तर जाना है। ठीक है, इस प्रकार से जब अब हम क्या करते हैं, मैप बनाते हैं, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, रेखा चित्र भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 5। और आशा करता हूं कि जो अभी तक हमने 4 प्रश्न समझे, इन 4 प्रश्नों से संबंधित आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। आइए समझते हैं, दिक्सूचक का उपयोग किसके लिए किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास ऑप्शन है कि प्रतीकों को दिखाने के लिए, बी है मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए, सी है दूरी मापने के लिए, डी है उपर्युक्त सभी। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की कि दिक्सूचक का मतलब क्या होता है, दिक्सूचक ये वाला हो जाएगा। और इससे क्या है, जो मुख्य दिशाएं हैं, मुख्य दिशाओं को दर्शाया जाता है, यानी जो इसकी जो सुइयां हैं, ठीक है, दिक्सूचक में जो सुइयां हैं, ये
उत्तर और दक्षिण दिशा को क्या करता है, सिंडिकेट करता है या इंगित करता है, ठीक है, कि ऊपर वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर दिशा हो जाएगी, नीचे कौन सी हो जाएगी, दक्षिण दिशा हो जाएगी, ठीक है। और जो समुद्री जहाज है वहाँ पर या समुद्रों में दिशाओं का पता लगाने के लिए इसका ही उपयोग किया जाता है, दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए दिक्सूचक का प्रयोग या उपयोग किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्न को करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मतलब 5 प्रश्न देख लिए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है, ठीक है, तो जरूर से जरूर लाइक करें, और साथ में 5 प्रश्न आपने देख लिए हैं, यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, और अगर आप चैनल में पहली बार हो और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो के अंत में हम क्या करते हैं, हम वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, हम चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, और जब लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा है। तो हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और वीडियो के अंत में एक कॉमेंट जरूर कर सकते हैं कि आपको हमारी क्लास कैसे लगी, और साथ में अगर इनमें किसी भी प्रकार का सुधार चाहिए, आपको स्पीड में क्लास को पढ़ाना है या जिस तरीके से भी पढ़ाना है आप बता सकते हैं, हम अपने में सुधार करने के लिए क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं, ठीक है। और साथ में आप अगला कमेंट इस प्रकार से कर सकते हैं कि आप अगली क्लास किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं पैमाना। पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए या रेखा चित्र के लिए या प्रतीकों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें कि पैमाना किसके लिए आवश्यक है, तो पैमाना मानचित्र के लिए आवश्यक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। पैमाना किस प्रकार से मानचित्र के लिए आवश्यक है, जैसे मान लो कि हम एक बड़े क्षेत्र को क्या है एक छोटे पैमाने पर दिखा रहे हैं, तो हमें बताना पड़ेगा कि यहाँ पर 1 किलोमीटर बराबर हमने कितना माना है, 10 सेंटीमीटर माना है, या जिस भी प्रकार से माने, तो उस प्रकार से क्या है जो पैमाना है, पैमाना किसके लिए आवश्यक है, तो ये मानचित्र के लिए आवश्यक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब अगला जो प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 7, यहां से अब हम क्या शुरू करने वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस के भी जो प्रश्न है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यहां से पेपरों में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। आइए समझते हैं भारतीय संसद, ठीक है, भारतीय संसद किससे मिलकर बनी है या बनती है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन दिया गया है कि संसद लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, ऑप्शन दिया गया है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर संसद बनती है, या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मिलकर संसद बनती है, या राष्ट्रपति और लोकसभा को मिलकर संसद बनती है। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ये प्रश्न भी आपको 2 या 3 अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर हम सीधा सीधा इस प्रश्न के अनुसार बात करें कि भारतीय संसद किनसे मिलकर बनती है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर बनती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न को घुमाकर पूछा जाए कि जो भारतीय संसद है, भारतीय संसद के कितने अंग भी कितने हो जाएंगे, 1 2 3, तो भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, ठीक है। अगर अंग पूछा जाए तो अंग कितने होंगे, 3 होंगे। और इसी प्रकार से अगर सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाए कि जो भारतीय संसद है, संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं, और 2 सदन वो कौन कौन से होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये क्या होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं, ठीक है। सदन 2 और अंग 3, ठीक है। इस प्रकार से आपको पेपर में अगर किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम प्रश्न नंबर 8 को समझने वाले हैं, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए राज्यसभा की बात हो रही है और साथ में पदेन सभापति की बात हो रही है। हमारे पास ऑप्शन दिया गया कि राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और उपराष्ट्रपति होते हैं और लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। तो राज्यसभा के पदेन सभापति को कौन होते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति से और किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं,
तो पहला ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री पे चले गए हम, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो पद है इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 63 में क्या किया गया है? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का वर्णन किया गया है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति जी, फिर अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो उपराष्ट्रपति है वो संसद के अंग होते हैं या राज्यसभा के अंग होते हैं? तो उपराष्ट्रपति, अगर हम अंग की बात करें या सदस्य की बात करें, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति तो है, ठीक है, पदेन सभापति है, लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और नोट करने योग्य बात है कि उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति है, लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं है। ये राज्यसभा के क्या है? पदेन सभापति है, ठीक है। जिस प्रकार से जो लोकसभा है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में क्या होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। उसी प्रकार से जो राज्यसभा है, राज्यसभा में अध्यक्ष तो नहीं होते हैं, राज्यसभा में क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और वो पदेन सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। और फिर आगे यहां से प्रश्न और किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष, ठीक है। कार्यकाल कितने का होता है? 5 वर्ष का होता है। और फिर अगर हम बात करें कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने का होता है? 6 वर्ष का होता है। उनका कार्यकाल कितना? 6 वर्ष का होता है। और मतलब जो उपराष्ट्रपति है इनका कार्यकाल कितने? 5 वर्ष का होता है, ठीक है। तो इसलिए ये राज्यसभा के क्या नहीं है? सदस्य नहीं, ये पदेन सभापति है, ठीक है। आशा करता हूं कि थोड़ी बातें क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अब अगला प्रश्न उपराष्ट्रपति से किस प्रकार से पूछा जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित पूछा जा सकता है। इस टॉपिक को अभी तक हमने अपने एप्लीकेशन पर नहीं किया है। एक टॉपिक हम क्या करेंगे उस पे, जिस प्रकार से हमने राष्ट्रपति पर एप्लीकेशन पर क्या करा था, एक टॉपिक पूरा करा था, उसमें हमने राष्ट्रपति के ही बारे में बात करी थी। तो एक इसी प्रकार से जो टॉपिक है वो हम एप्लीकेशन पे क्या करने वाले हैं? उपराष्ट्रपति पर करने वाले हैं। उपराष्ट्रपति, अब अगर हम बात करें कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, ठीक है, निर्वाचन से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिस प्रकार से हमने राष्ट्रपति निर्वाचन में समझा था कि लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सांसद, ठीक है, और इसी प्रकार से जो विधानसभाएं हैं, विधानसभाओं के भी जो निर्वाचित विधायक होंगे वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति निर्वाचन में वोट करते थे। ये हमने समझ लिया। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद यहां पर निर्वाचित भी हो जाएंगे और मनोनीत भी हो जाएंगे, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति निर्वाचन में कौन कौन? लोकसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे? उपराष्ट्रपति निर्वाचन में वोट करेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि उपराष्ट्रपति निर्वाचन की जो रीति होती है वो क्या रहती है? जिस प्रकार से हमने राष्ट्रपति निर्वाचन की रीति समझा था कि कौन सी होती है? अनुपातिक पद्धति होती है। और अनुपातिक पद्धति के अंतर्गत भी क्या होती है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति भी हमने उसमें समझी थी। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो जरूर देख सकते हैं। उसमें हमने बोला था कि अगर मान लो कि 3 उम्मीदवार है, ठीक है, एक्स वाई जेड, अगर मान लो कि 3 उम्मीदवार है, ठीक है, तो एक्स वाई और जेड ये 3 उम्मीदवार है, तो जो उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट करेंगे तो वो इनको क्या है? तीनों को वोट कर सकते हैं, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस और थर्ड चॉइस के अनुसार। और जो दूसरे होंगे वो भी इन तीनों को क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं। तो इसे ही क्या कहा जाता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है हमारे देश में, ठीक है, तो वो कौन से पद्धति द्वारा होता है? तो वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। और बाकी जो लोकसभा या जो विधानसभा या जो ग्राम प्रधान के जो चुनाव होते हैं,
वो कौन से पद्धति के द्वारा होते हैं, तो वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के माध्यम से होते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो जीते वही आगे, मतलब जिसको ज़्यादा वोट मिले वही आगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, वोट तो इनको बराबर अनुपात में होंगे, लेकिन फर्स्ट चॉइस किसको ज़्यादा मिली। अगर फर्स्ट चॉइस मान लो कि 2 उम्मीदवारों को बराबर मिलती है तो सेकेंड चरण की मतगणना करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसे हमने पिछले वाले क्लास में भी क्या कर रहा था, यूट्यूब पे भी अच्छे से समझा था, और साथ में एप्लीकेशन में तो हमने राष्ट्रपति निर्वाचन में इसे अच्छे से समझा ही था। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पूछे जा सकते हैं, अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्या समझा हमने कि उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए कौन कौन वोट करता है, तो लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद। ठीक है, वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, दोनों ही करते हैं। यहां पर राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, राज्यों की विधानसभाएं राष्ट्रपति निर्वाचन में क्या नहीं करती है, वोट नहीं करती है। ठीक है, उपराष्ट्रपति निर्वाचन में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगर हम बात करें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो रीति होती है वो कौन सी होती है, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति वाली होती है। ठीक है, या अनुपातिक भी कह सकते हैं। और जो लोकसभा में जो चुनाव पद्धति होती है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी जो जीते वही आगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब हम कोई सा भी प्रश्न समझते हैं तो मेरे से रुका नहीं जाता, मैं ज़्यादा ही शायद गहराई में चला जाता हूँ प्रश्न के। तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा प्रश्न के हिसाब से ही जो पूछा जाए, हम ज़्यादा गहराई में न जाएं। ठीक है, प्रश्न है कि धन विधेयक या मनी बिल केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में, लोकसभा में और किसी भी सदन में। और अगला है कि राष्ट्रपति के समक्ष। तो धन विधेयक केवल किस सदन में पेश किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कि धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, तो वो लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और राष्ट्रपति धन विधेयक को क्या नहीं कर सकते हैं, वापस लोकसभा में नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, या इसे अपने पास रोक भी नहीं सकते हैं। जिस प्रकार से राष्ट्रपति के पास क्या होती है, पॉकेट वीटो का जो अधिकार होता है उसका प्रयोग इसके लिए नहीं कर सकते हैं। किसके लिए, धन विधेयक के लिए, बाकी विधेयकों के लिए कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 10। आइए समझते हैं लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें कि आगे यहां से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जैसे लोकसभा है, लोकसभा का कार्यकाल कितने, 5 वर्ष का होता है। लेकिन अगर 5 वर्ष से पहले ही लोकसभा भंग हो जाए तो ये 5 वर्ष से पहले भी इनका कार्यकाल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। कैसे, जैसे मान लो कि लोकसभा में अगर जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष क्या कर दें, जो विश्वास मत है, यानी जितने सरकार बनाने के लिए सांसद चाहिए उतने में से कुछ सांसद क्या है, पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में चले जाएं, तो विपक्ष क्या करेगा, अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। और अविश्वास प्रस्ताव अगर बहुमत द्वारा लोकसभा में क्या हो जाता है, पारित हो जाता है कि जितने किसी पार्टी को क्या चाहिए, सांसद चाहिए सरकार बनाने के लिए, अगर उतने सांसद ना हो तो वो पार्टी क्या कर लेगी, फिर मतलब लोकसभा क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। और प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और जितने भी मंत्रालय होते हैं उन मंत्रालयों के मंत्रियों को अपने अपने पद से क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, तो लोकसभा क्या है, 5 साल से पहले भी क्या हो सकती है, भंग हो सकती है, या इनका कार्यकाल 5 साल से पहले भी खत्म हो सकता है अगर लोकसभा भंग हो जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 11। और आशा और उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 11, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता। लोकसभा के बारे में तो अभी हमने समझा था कि लोकसभा क्या हो जाती है भाई, भंग भी हो जाती है, यानी इनका कार्यकाल 5 साल से पहले भी क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। ठीक है, और अगला है राज्यसभा। तो राज्यसभा ही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा कि राज्यसभा क्या नहीं होती है, भंग नहीं होती है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ से और प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो लोकसभा है, लोकसभा को निम्न सदन
लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है, और साथ में इसे क्या है? लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकप्रिय, जनता का लोकप्रिय सदन भी किस सदन को कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है, और निम्न सदन भी, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर हम बात करें जो राज्यसभा है, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। और उच्च सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोकसभा मतलब राज्यसभा कभी भी क्या नहीं होती है? भंग नहीं होती है, और लोकसभा भंग हो जाती है। भंग होने के कारण इसे निम्न सदन कहा जाता है। और लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो सांसद है, इनके सांसद यानी लोकसभा के सांसदों का जो निर्वाचन है वो जनता द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है, या जनता का प्रिय सदन कहा जाता है। अगर हम बात करें कि राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनका निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो उनका निर्वाचन राज्यसभा में मतलब राज्यों में जो विधायक होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे अपने उत्तराखंड में, ठीक है, कितनी विधानसभा सीटें हैं? 70 विधानसभा सीटें हैं, यानी 70 विधायक हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें कि अपने उत्तराखंड में राज्यसभा से कितनी सीटें हैं, तो 3 सीटें हैं। तो इन 3 सीटों के लिए ये 70 विधायक क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो अपने उत्तराखंड में लोकसभा से कितनी सीटें हैं, तो 5 सीटें हैं, ठीक है। इनके लिए कौन वोट करेगा? तो इनके लिए उत्तराखंड की जो जनता है वो वोट करेंगी, यानी जो भी जिन्हें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी जिनकी भी आयु 18 या 18 वर्ष से ज़्यादा की होगी और जिनका मतदाता सूची में नाम हो, तो वो उत्तराखंड की जो जनता है वो क्या करेंगी? इन 5 सांसदों के लिए वोट कर सकती है, ठीक है। लेकिन जो ये राज्यसभा के सांसद है, इन्हें उत्तराखंड की जनता ना वोट करके जो उत्तराखंड में 70 विधायक उत्तराखंड की जनता द्वारा चुने गए हैं वो इनके लिए क्या करेंगे? वोट करेंगे, ठीक है। तो यहां से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में जो लोकसभा है, लोकसभा की कितनी सीटें हैं उत्तराखंड से? तो कितनी सीटें हैं? लोकसभा के लिए 5 सीटें हैं, राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। तो टोटल सीटें कितनी हो जाएगी? उत्तराखंड से सांसद के लिए कितनी सीटें हो जाएंगी? 8 सीटें हो जाएंगी। और यहां से भी पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि उत्तराखंड में सांसद के लिए कितनी सीटें हैं? बहुत सारे 5 मार्कर आ गया आंसर, बहुत सारे 3 मार्कर आ गए, लेकिन ये पता नहीं कि ये भी क्या है, लोकसभा के भी जो सदस्य है वो भी सांसद कहलाते हैं, राज्यसभा के भी जो सदस्य है वो भी सांसद कहलाते हैं। तो कितना सही उत्तर होना था? 8 होना था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आशा और उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो प्रश्न रहने वाला है ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए समझते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? राज्यसभा में लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है, या दोनों सदनों में लाया जा सकता है, या राष्ट्रपति के समक्ष लाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जो अविश्वास प्रस्ताव है वो लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है। और इसलिए अगर ये अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाता है? पास हो जाता है, तो जो सरकार है, सरकार भंग हो जाती है, यानी लोकसभा भंग हो जाती है। प्रधानमंत्री और जितने मंत्री होते हैं उन्हें अपने पद से क्या करना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 13। आइए समझते हैं। प्रश्न है, किसी विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध, ठीक है, या किसी विधेयक पर क्या हो रहा है? दोनों सदनों में गतिरोध हो रहा है, होने पर संयुक्त बैठक बुलाता है, कि संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है, प्रधानमंत्री बुलाते हैं, या राष्ट्रपति बुलाते हैं, या लोकसभा के अध्यक्ष बुलाते हैं, या उपराष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की कि अगर किसी विधेयक पर दोनों सदनों में क्या है? गतिरोध हो रहा है, तो ऐसे में संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, ठीक है। और फिर अगला प्रश्न यहां से किस प्रकार से पूछा जाएगा कि जब राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी तो उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता फिर किसके द्वारा की जाती है, ऑप्शन में आपको ये सारे के सारे ऑप्शन यही मिलेंगे।
लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से पेपर में घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। संयुक्त बैठक कौन बुलाएंगे? राष्ट्रपति जी बुलाएंगे, और उन दोनों सदनों की बैठक की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाएगी? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप इन प्रश्नों को करने में आपको क्या है, मजा आ रहा होगा या समझने में मजा आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे द्वारा प्रश्न के चारों ऑप्शन को अच्छे से समझाए जाते हैं, और साथ में ये भी समझाया जाता है कि आगे यहाँ से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने एक कॉफ़ी और पेन जरूर लिया होगा। ठीक है, आपने एक कॉफ़ी और पेन जरूर लिया होगा, और उसमें आप चीज़ों को नोट भी कर रहे होंगे, और साथ में ये भी देख रहे होंगे कि अभी तक अगर हमने कितने प्रश्न कर लिए हैं, 14 प्रश्न कर लिए हैं, तो 14 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है ये डबल बार हो गया है। तो यहाँ पर भी हम एक चीज़ पॉजिटिव वे में समझ लेंगे जो हमने ऊपर वाले में नहीं समझी थी। ठीक है, ये प्रश्न क्या हो गया? डबल बार हो गया। तो इसे हम सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि जब संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक का जो वर्णन है, ठीक है, या संयुक्त बैठक कह सकते हैं, या संयुक्त अधिवेशन कह सकते हैं, या जब राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों को क्या किया जाता है, आहूत किया जाता है, तो उसका वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, संयुक्त बैठक का जो वर्णन है, इसका वर्णन भारतीय संविधान के जिसमें अनुच्छेद 108 में किया गया है। अनुच्छेद 108 में बताया गया है कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को आहूत कर सकते हैं या बुला सकते हैं। ठीक है, तो इसका वर्णन किस में है? अनुच्छेद 108 में है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में जरा एक कमेंट करके बताएं हैं। ठीक है, कि किसके द्वारा की जाती है। और अगर आप साथ साथ में क्या करते रहते हैं, जैसे मान लो कि हम अभी प्रश्न नंबर 15 कर रहे हैं, तो आप अगर कमेंट कर रहे हैं या लिख रहे हैं तो चीज़ें ज़्यादा याद रहती है, तो हमारा जो दिमाग है वो ज़्यादा क्या रहता है? सक्रिय रहता है। ठीक है, जब हमारा दिमाग भी काम कर रहा हो, हमारा हाथ भी काम कर रहा हो, और हमारी आंखें भी काम कर रही होंगी, आंखों से आप मुझे और ये बोर्ड को देख पा रहे होंगे, कान से आप जो मेरे द्वारा बोला जा रहा है उसे सुन पा रहे होंगे, और जब साथ में आप कॉफ़ी पे हाथ चलाएंगे या फ़ोन में कमेंट करने के लिए हाथ चलाएंगे, तो तीनों चीज़ें क्या रहती है? एक्टिव रहती है, सक्रिय रहती है, और ऐसा करने से हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं कि सोते सोते फ़ोन देख रहे हैं, मतलब हम देख तो रहे हैं लेकिन ये पता नहीं कि क्या देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो उस समय उतना सक्रिय नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए क्या करें? कॉफ़ी और पेन लेकर ज़रूर बैठें, और उसमें आप लिख सकते हैं या आप कमेंट करके हमें प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर बता सकते हैं। मतलब वीडियो को रोक के आप बताइए कि भाई इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए था। ठीक, इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 15। संविधान के अनुसार राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 10 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, 14 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, या 15 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, कहाँ? राज्यसभा में। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? मनोनीत का मतलब क्या है? अपने इच्छा अनुसार, अपने मन के अनुसार राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं? राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं। अब ये 12 सदस्य कौन होंगे? ये 12 सदस्य वो होंगे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो। जैसे किसी ने साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करा हो, या किसी ने विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करा हो, या किसी ने समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो। तो ऐसे 12 व्यक्तियों को, या कोई अगर खेल के क्षेत्र में क्या करता है? उत्कृष्ट कार्य करता है। ठीक है, तो ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं, अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? अधिकतम सदस्य कितने? 250 होते हैं। और वर्तमान में अगर हम बात करें कि वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में हो जाएंगे 245 सदस्य हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इन 245 में से अगर हम बात करें कितने, 12 सदस्य को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं, और बाकी जो सदस्य है 233 जो सदस्य हैं उन्हें राज्यों के विधानसभाओं द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, तो ये राज्यों से आते हैं और ये क्या कह सकते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आशा करता हूं कि इस प्रश्न का सही जवाब आपने पहले ही दे दिया होगा, 12। ठीक, अब हम प्रश्न नंबर 16 को समझने वाले हैं। ठीक है, आइए समझते हैं प्रश्न नंबर 16। और प्रश्न नंबर जो 16 है वो किससे संबंधित है? लोकसभा से संबंधित है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर किसके द्वारा चुना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, या राज्यसभा के द्वारा चुना जाता है, या लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, या प्रधानमंत्री के द्वारा चुना जाता है? अगर हम बात करें कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो किसके द्वारा चुना जाता है, वो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, और अगर आपने इस प्रश्न का सही उत्तर कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो आपने समझ लिया होगा कि जो लोकसभा के अध्यक्ष है, लोकसभा के अध्यक्ष को किसके द्वारा? जो लोकसभा के सांसद है, लोकसभा के सांसदों द्वारा ही जो लोकसभा के अध्यक्ष है उनको चुना जाएगा। ठीक है, तो साथियों अगर अभी तक आप हमारे साथ यहाँ तक बने हुए हैं, मतलब 16 प्रश्न आपने देख लिए हैं, और फिर भी अगर आपने चैनल को लाइक, मतलब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हमारे द्वारा आपके लिए बहुत मेहनत की जाती है। ये जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को लाना और फिर इस तरीके से तैयार करना कि आपको चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने खोल के रख दें कि यहाँ से किस किस प्रकार से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत मेहनत की जाती है, और फिर 40 मिनट या 1 घंटे तक खड़े रहना और फिर इतने ज़ोर ज़ोर से बोलना, बहुत एनर्जी लगती है। तो हमारी इस एनर्जी को सराहना के रूप में आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में कमेंट कर सकते हैं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संसद में प्रश्नकाल या क्वेश्चन हावर का समय सामान्यतः कब होता है? ठीक है, कार्यवाही के अंत में होता है, और अगला है कि कार्यवाही के प्रारंभ होने के तुरंत बाद होता है, और दोपहर के भोजन के बाद होता है, और शाम को होता है। अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की कि जो प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल कब होता है, तो प्रश्नकाल कब होता है? तो जब लोकसभा की जो शुरुआत हो रही होगी, लोकसभा जो संसद है, ठीक है, और संसद में जो लोकसभा है, और लोकसभा की जब शुरुआत हो रही होगी तो शुरुआत किससे होती है? तो वो कार्रवाई की शुरुआत या प्रारंभ से ही क्या होता है, प्रश्नकाल शुरू होता है। जैसे मान लो कि लोकसभा शुरू हो रही है तो शुरू होने के तुरंत बाद ही क्या होता है, प्रश्नकाल होता है। ठीक है, और प्रश्नकाल में जो विपक्ष होता है या मतलब सत्ताधारी पार्टी के भी कोई सांसद क्या कर सकते हैं, सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई जो महंगाई है, महंगाई इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है, और शिक्षा का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है, या शिक्षा के स्तर पर सरकार क्या काम आगे करने वाली है, क्या सुधार लाने वाली है, या पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, गैस सिलेंडर की कीमतें इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, या देश में जो बेरोज़गारी है वो चरम पर है, या जो देश में भ्रष्टाचार है वो चरम पर है। ठीक है, इस प्रकार से क्या कर सकती है, जो विपक्ष है, विपक्ष क्या कर सकती है, सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछ सकती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो विपक्ष है, विपक्ष क्या करती है, इन प्रश्नकाल के माध्यम से या इन प्रश्नों को पूछकर सरकार पर नियंत्रण भी करती है।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहां से भी पेपर में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर रहने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है कि संसद में शून्यकाल या 0 आवर किस समय प्रारंभ होता है। ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है शून्यकाल। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन दिया गया है कि 10 बजे, मतलब प्रातः 10 बजे, और सुबह 11 बजे, और दोपहर के 12 बजे, और दोपहर के 1 बजे। तो अगर हम बात करें कि जो 0 या शून्य काल होता है वो कब प्रारंभ होता है, तो वो प्रारंभ कब होता है, 12 बजे, और 12 बजे से कब तक चलता है, 1 बजे तक चलता है। ठीक है, 12 बजे से कब तक, 1 बजे तक कौन सा टाइम रहता है, तो वो शून्य काल का रहता है। ठीक है, और इस समय अगर संसद में सत्र चल रहा होगा तो उसे किस नाम से जानेंगे, उसे शून्य काल के नाम से जानते हैं। तो पहले प्रश्न काल होता है और प्रश्न काल के बाद क्या होता है, शून्य काल होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां से भी पेपर में क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 19 को समझने वाले हैं, और प्रश्न नंबर 19 है प्रश्न काल का मुख्य उद्देश्य। बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है, और अगर हम इसे सरकार के संदर्भ में बात करें या एक स्वस्थ लोकतंत्र के संदर्भ में बात करें तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्रश्न काल का मुख्य उद्देश्य है, हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं कि विधेयक पारित करना, और अगला है सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना, और सी है कि राष्ट्रपति का चुनाव कराना, और डी है न्यायालय के निर्णय सुनना। तो अगर हम बात करें कि जो प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल का मुख्य उद्देश्य क्या है, सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना, और इसके द्वारा ही क्या है, सरकार पर नियंत्रण भी किया जाता है। विपक्ष की बात करें, प्रश्नों के माध्यम से ही तो क्या है, सरकार पर नियंत्रण किया जाता है। जैसे अभी अगर हम बात करें जो दिल्ली में धरने किए जा रहे थे, ठीक है, और उन धरनों के माध्यम से जब छात्रों ने क्या करे, सरकार से अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे कि सरकार ये पेपर लीक हो गया, इस प्रकार की जो समस्या है, इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर पा रही है। इसलिए ही हमारे शिक्षा मंत्री को क्या करना पड़ा, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। प्रश्नकाल जब प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, और इस प्रकार के प्रश्न अगर स्वस्थ लोकतंत्र में अगर विपक्ष मजबूत है, मतलब एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना या विपक्ष का मजबूत होना क्या है, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर विपक्ष कमजोर है और विपक्ष क्या नहीं कर पा रहा है, सरकार से प्रश्न ही नहीं पूछ पा रहा है, तो सरकार अपनी मनमानी करने लगेगी। ठीक है, इसलिए संसद में विपक्ष का मजबूत होना एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, या अगर हमें अच्छा लोकतंत्र चाहिए तो हमारे पास विपक्ष कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, और आशा करता हूं कि आप ये चीज़ें समझ गए होंगे, मतलब विपक्ष का मजबूत होना एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये आज के लिए अंतिम प्रश्न रहने वाला है, और मुझे लगता है कि इस प्रश्न को आप क्या कर लेंगे, खुद ही कर लेंगे, क्योंकि इससे पिछले वाले प्रश्न में हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत समझा था, या हिंट में हमने इसका आंसर भी बता दिया था। ठीक है, तो प्रश्न है कि प्रश्नकाल और शून्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमें ऑप्शन दिया गया कि प्रश्नकाल शून्यकाल के बाद होता है, और शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद होता है, और दोनों एक ही समय पर होते हैं, और दोनों का उल्लेख संविधान में है। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सबसे सटीक आंसर हो जाएगा, प्रश्नकाल शून्यकाल के बाद होता है। मतलब प्रश्नकाल शून्यकाल के बाद होता है, तो पहले तो क्या होता है, प्रश्नकाल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह है कि शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद होता है, मतलब शून्यकाल बाद में होता है प्रश्नकाल के। तो यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप एक कमेंट
और वीडियो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में एक काम और ज़रूर करेंगे कि इस क्लास को अपने उन सभी तमाम साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिनका 2026 में यूटेट का पेपर है, ताकि ये क्लास सभी ज़रूरतमंद तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पाएँ। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।